वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 1 है। इसमें हम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ वेक्टर के बारे में सीखेंगे। आपको पता है कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होती, उसके साथ इसकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होती है, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड हो और साथ उनकी डायरेक्शन हो, तो फिर उनकी प्रॉपर इलस्ट्रेशन हो सकती है, तो उनको हम वेक्टर्स क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? वेक्टर वेक्टर के लिए हम जो है बोल्ड अल्फाबेट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास ये देखें, ये डी जो है ये बोल्ड में लिखा हुआ है। तो ये इसका मतलब है कि डी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि वेक्टर है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम उसको कह रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, इसको ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। एक लाइन लगाई जाती है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड स्केल। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर जो है वो फॉर एग्जांपल के लाइन लगानी है हमने पेपर के ऊपर, तो वो उसमें जो 1 सेंटीमीटर है वो फॉर एग्जांपल 50 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपने मिसाल के तौर पे 250 मीटर मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की, अगर आपने उसको रिप्रेजेंट करना है तो आपने एक स्केल बनाया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है आप 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएँगे और उसके ऊपर एक एरो हेड लगाएँगे जो कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो हमने ये 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल इसकी एक लाइन लगाई, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट थी उस डायरेक्शन में हमने उसको एक एरो हेड लगा दिया। सो अकॉर्डिंग टू सम स्केल जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर कर रही होगी और जिस तरफ इसका एरो हेड होगा वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसको बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आपको पता है कि हम जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह हल कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, तो आमतौर पे हमें जो बोल्ड लिखने में ना टाइम लगेगा। तो हमें बार-बार जो है वो पेंसिल उसके ऊपर जो है वैसे बार-बार रिपीट करनी पड़ेगी, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज़्यूम होता है। तो फिर हम जल्दी से इसको डिस्प्लेसमेंट को लिखने के लिए ये डी लिखेंगे और इसके ऊपर एरो हेड ये एरो लगा देंगे। जो इसका मतलब है कि वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी इसको जैसे हम नॉर्मल लिखाई में लिखते हैं, वो लिख के इसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है, तो फिर भी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो कर रहा है। लेकिन जब हम बोल्ड लिखते हैं तो उसके ऊपर हमें एरो हेड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब किसी वेक्टर को अगर कोई वेक्टर जो है वो किसी प्लेन में है, वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए जाते हैं, इसमें 2 लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाती है, उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाती है, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है, इसको वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं और इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो है ये एक जो है पी, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ओपी आपके पास एक वेक्टर है। अब ये जो ओपी आपके पास वेक्टर है ना, इसकी ये पी पे पहुंचने के लिए, इस पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको जो है फॉर एग्जांपल ए डिस्टेंस जो है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आना पड़ता है और आपको ये बी डिस्टेंस जो है ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आना पड़ता है, तो फिर आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो भी पी पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये लिखा, इसका ये ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। तो ऐसे ये जो आपके पास पहला लिखा गया है, मतलब ए लिखा गया है, तो ये इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो डिस्टेंस है और ये जो बी लिखा गया है ये इसका वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है। अगर कोई आपके पास वेक्टर जो है वो प्लेन में हो तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास कोई वेक्टर जो है वो स्पेस में है, तो स्पेस के लिए आपको इसका मतलब है 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत होगी। अच्छा, और इसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में याद रखें कि ये जो हम लेते हैं कि जैसे हमने पहले लिए एक्स और वाई, तो ये जो जेड एक्सिस लिया जाएगा, ठीक है, ये याद रखें कि एक्स वाई और जेड एक्सिस जो है ये एंटी क्लॉकवाइज लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये एक्स एक्सिस लिया एंटी क्लॉकवाइज, ये वाई एक्सिस लिया और ये हमने जो है जेड एक्सिस ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो आपके पास ओपी वेक्टर है ये क्योंकि स्पेस में है, इसके ये 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे ए, बी और सी। ए इसका जो है एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस होगा कि जिसको कवर करके हम पी तक पहुंच सकेंगे। फिर बी इसका वाई के लॉन्ग होगा और सी इसका जेड के लॉन्ग होगा। अब यहाँ पे
जो है अल्फा, बीटा और गामा लिखे गए हैं। ये जो अल्फा, बीटा और गामा है ये उस ओपी वेक्टर के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल्स हैं रिस्पेक्टिवली। जब हम एक प्लेन की बात कर रहे होते हैं उस वक्त हम जो एंगल जो है वो वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बन रहा होता है हम उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं। अब हमने सीखना है कि इनको एडिशन कैसे करते हैं। जहाँ हमारे पास जैसे नॉर्मल एडिशन होती है कि हम 15 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज इक्वल टू 20 न्यूटन कर देते हैं। तो ये सिर्फ उस सेंस में इस तरह हो सकता है अगर जो आप वेक्टर्स हैं वो दोनों सेम इन डायरेक्शन हो तो तब ये ऐसा हो सकता है। अदरवाइज जो है ये जो अब आपके पास जो ये ऐसे हम अरिथमेटिक एडिशन करते हैं वेक्टर्स में ऐसे होती नहीं है। अच्छा, वेक्टर्स में कैसे एडिशन होती है कि आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, हमने इनको ऐड करना है। हम किसी एक वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर रख देते हैं और फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देते हैं, तो ये आपके पास जो है ए और बी वेक्टर्स जो है वो सम अप हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये ए वेक्टर था, हमने यू ड्रॉ किया। ये बी वेक्टर था, इसको उठाया ए के हेड पे रख दिया, तो ये जो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला दिया। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि ए और बी का सम है, ए और बी वेक्टर का एडिशन है। अच्छा, अब अगर ये तो हमने एक तरतीब से जमा किया कि ए में बी ऐड किया, अगर हम बी में ए ऐड करें तो फिर भी वही रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल ये बी वेक्टर है, हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये ए वेक्टर है, हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो आप देखें कि अगर हम बी और ए का एडिशन कर रहे हैं फिर भी वही आपके पास क्या है, रिजल्टेंट है। इसका मतलब है कि वेक्टर की एडिशन में जो इनकी तरतीब है वो अहमियत नहीं रखती। हम किसी भी मतलब ऑर्डर में उनको जो है ऐड अप कर सकते हैं। ये तो सिर्फ थी दो वेक्टर्स की बात। अगर आपके पास 4, 8, 10 या जितने भी वेक्टर्स होते हैं और हम उनको जिस मर्जी तरतीब से ऐड करते तो रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना था। अच्छा, अब हम अगर आपके पास एक वेक्टर बी है, हम उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये बी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2b वेक्टर। अब 2b वेक्टर जो है वो क्या चीज होगी, यानी जो बी की जो डायरेक्शन थी वही 2b की डायरेक्शन होगी। सिर्फ क्या होगा कि जो बी की मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। सो देखेंगे बी वेक्टर था, इसकी मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गई। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास -3b है, इसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। जैसे ये आपके पास बी था, 2b, 3b। लेकिन अब अगर +3b होता तो फिर इसकी डायरेक्शन सेम रहती जो बी वेक्टर की डायरेक्शन थी। अगर माइनस जो है वो इसकी डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर देगा। मिसाल के तौर पे आपके पास ये बी वेक्टर है, आप -b डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो आप उतनी ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाएंगे। बी की डायरेक्शन इस तरफ है तो -b की डायरेक्शन उसके उलट होगी। सो ये जो वेक्टर है ये -b कहलाएगा। अच्छा, अब हमने वेक्टर्स को जमा करना सीख लिया। अब सीखते हैं वेक्टर को माइनस कैसे किया जाता है। आपने ए में से बी वेक्टर जो है वो माइनस करना है। इसका इसका यही तरीका है कि आप ए वेक्टर में ऐड कर दें किसको, -b वेक्टर को। सो ये आपके पास वेक्टर बी था, ये आपके पास जो वेक्टर है वो -b है। अब आपने a -b करना है, इसका मतलब है कि आपने a में प्लस कर देना है -b वेक्टर को। सो मैंने -b वेक्टर उठाया, a के हेड पे रख दिया। अब ये जो आपके पास रिजल्ट है ये आपके पास प्लस ए में प्लस कर दिया किसको, -b को। तो ये आपके पास जो रिजल्टेंट है ये आपके पास a-b कहलाएगा, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमने a प्लस -b करके ये हासिल किया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होती है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये आपके पास एक डी वेक्टर है, हमने अगर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम डी के ऊपर एक हैट लगा देंगे, इसको डी हैट या डी कैप बोलते हैं। ये यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। और यूनिट वेक्टर उसको कहते हैं कि जो सिर्फ डायरेक्शन की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होती है। अच्छा, आप देखेंगे कोई भी आपके पास कोई वेक्टर ए है, इसका मतलब है कि उसमें दो चीजें हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड है और एक उसकी डायरेक्शन है। सो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इनटू ए डायरेक्शन, यानी ए यूनिट वेक्टर। तो यहीं से अगर हम देखें कि ए यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, तो ए वेक्टर को अगर हम डिवाइड कर दें उसकी मैग्नीट्यूड पे तो आप यूनिट वेक्टर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमने उसका फार्मूला जो है यहाँ पे लिख दिया है कि ए यूनिट वेक्टर डिटरमाइन कैसे करना है।
ए यूनिट वेक्टर यानी ए हैट इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड। जब डी अकेला, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे डी आपके पास क्या है, वेक्टर है। जब डी ऐसे अकेला लिखा जाए, यानी ना ये बोल्ड भी ना लिखा जाए और इसके ऊपर एरो भी ना लगाया जाए, तो इसका मतलब है कि ये डी वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड जाहिर कर रहा है। यहाँ भी इसीलिए आपको बताया गया कि ये जो आप ए कैप या ए हैट या ए यूनिट वेक्टर जब डिटरमाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ए वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे हम डिवाइड कर रहे हैं। ये क्योंकि अकेला ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ए मैग्नीट्यूड है। इन दोनों चीजों में फर्क है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर की ओनली मैग्नीट्यूड है। आमतौर पे इस बुक में जो है जो आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्जांपल आर जो है ना, आमतौर पे पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पोजीशन वेक्टर के बारे में भी आगे बात करेंगे। अच्छा, पोजीशन वेक्टर एक्चुअली ये एक वेक्टर ही है जिसकी जो टेल है वो आपके पास ओरिजिन पे होती है, तो हम उसको जो है पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब ये ओरिजिन क्या चीज है, ये यहाँ पे देखें, जब आपके पास एक्स और वाई एक्सिस हमने बनाए थे, दो दो लाइंस हमने ड्रॉ की थी एक प्लेन के ऊपर, तो ये दो लाइंस हमने एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी। ये यहाँ पे का इंटरसेक्शन हो रहा था ना, वो पॉइंट आपके पास ओरिजिन होता है। इसी तरह जैसे ये आपके पास थ्री एक्सिस थे जो जहाँ पे एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे थे, वो उसके वो वाली जो पॉइंट है वो उसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन को बेसिकली हम ज्यादातर जो है ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब आर जो है वो पोजीशन वेक्टर के लिए ज्यादातर ज्यादातर इस्तेमाल होता है, और आर कैप का मतलब होगा कि ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पोजीशन वेक्टर की। सो अगर ये एक आर पोजीशन वेक्टर है, तो आर यूनिट वेक्टर जो है ये इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पोजीशन वेक्टर होगा। अच्छा, अब और ये जो एन कैप है, एन कैप इसमें आप अक्सर जो है वो इस्तेमाल करेंगे फिजिक्स में। ये जो एन कैप है किसी सरफेस के ऊपर जो है वो नॉर्मल जो वेक्टर होता है उसको यानी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन याद रखें जब इसके ऊपर कैप लगेगी तो ये भी आपके पास यूनिट वेक्टर होगा, जो किसी सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है उस वेक्टर को की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। अगर आपके पास जो है एक्स वाई और जेड एक्सिस है, तो एक्स वाई और जेड एक्सिस अब ये खास हैं, ये एक दूसरे ये म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं और इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, जैसा कि आपको पहले भी बताई गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है उसको जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह जेड एक्सिस की डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है उसको के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है आई कैप, जे कैप और के कैप भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, ये जो यूनिट वेक्टर है ये हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में जो है वो ले सकते हैं। कोई आपके पास वेक्टर है, फॉर एग्जांपल आपके पास बी कोई वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि बी कैप या बी हैट इज इक्वल टू बी वेक्टर ओवर बी मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करने से आप उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आराम से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, दो वेक्टर उस वक्त इक्वल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, दो वेक्टर्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब वो आपके पास मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। सो यहाँ पे दिखाया गया है कि ए और सी वेक्टर्स जो हैं वो ऐसे हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी एक जैसी है और इनकी डायरेक्शन भी एक जैसी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नल वेक्टर। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होती है। इसको समझाने के लिए बच्चों को कि नल वेक्टर कैसे हासिल होता है, जैसे आपके पास कोई वेक्टर ए था, हमने इसमें अगर माइनस ए वेक्टर ऐड कर दें, आपको पता है कि ए वेक्टर का माइनस क्या होगा कि उतनी ही मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑपोजिट, ये माइनस ए है। अगर आपने इस ए वेक्टर में ये माइनस ए जमा करना है तो इस माइनस ए को उठा के आप ए के हेड पे रखेंगे। अच्छा, अब फर्स्ट वेक्टर की टेल भी वहीं पे है और लास्ट वेक्टर का हेड भी वहीं पे है। सो अब जो है इसकी मैग्नीट्यूड हमें क्लियरली नजर आ रही है, जीरो है, और इसकी डायरेक्शन का भी हमें कोई अंदाजा नहीं है। सो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो। अच्छा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये आप जीरो को जो है वो बोल्ड करके लिख लेते हैं, या जीरो के ऊपर जो है वो एक वेक्टर साइन डाल देते हैं, तो ये नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अच्छा, अब इससे आगे आप नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपके पास जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बने हुए हैं। ये आपके पास ओपी जो है ये एक आपके पास वेक्टर है, जिस ओपी वेक्टर का नाम जो है वो ए वेक्टर दिया गया है।
अब ए का अगर हम इसकी प्रोजेक्शन लें अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी इसका हम साया लें एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये ओ एम बनता है। सो ओ एम ए वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसलिए हम इस ओ एम को जो है ए एक्स कह रहे हैं। सो ये वाला जो आपके पास ओ एम अगर वेक्टर लें तो ये आपके पास होगा ए एक्स आई कैप, क्योंकि ए एक्स जो है इसकी मैग्नीट्यूड हो गई और आई कैप इसकी डायरेक्शन हो गई, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो आई कैप है। इसी तरह अगर आप इस ओपी यानी ए वेक्टर की प्रोजेक्शन अगर वाई एक्सिस के ऊपर लें तो ये आपके पास जो है ओ एन हासिल होगी। अब ये जो ओ एन की जो मैग्नीट्यूड है ये ए वेक्टर का वो कंपोनेंट बनता है जो वाई की डायरेक्शन में है, हम इसलिए इसको ए वाई कह रहे हैं। और साथ में हमने इस ओ एन वेक्टर को जो है ए वाई जे कैप कहा है। ए वाई उसकी मैग्नीट्यूड हो गई और जे कैप उसकी डायरेक्शन हो गई, क्योंकि ये अलोंग द वाई एक्सिस है। अगर आप ये दो वेक्टर्स को जमा करें यानी ओ एम को और ओ एन को, यानी ए एक्स आई कैप को और ए वाई जे कैप को, यानी ए वाई जे कैप को यहाँ से उठाएं और यहाँ आप रख दें, हेड टू टेल रूल के जरिए इनको एड अप करें तो आप देखें आप ये ए वेक्टर हासिल करेंगे। ये ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये आपके पास जो है वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपके पास जो जिस एंगल का जिक्र हो रहा हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये परपेंडिकुलर है। 90 के सामने वाला जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है, जो रिमेनिंग साइड है वो बेस होती है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगर हम बेस को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करें उसको कहते हैं कॉज ऑफ थीटा, यानी कॉज ऑफ थीटा रेशो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की। उसमें बेस हमारे पास ए एक्स है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए है। ए एक्स ओवर ए विल बी द कॉज ऑफ द एंगल। अब ये एंगल थीटा कौन सा एंगल है जो हमारे पास ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। यहाँ से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि आपके पास जो ए एक्स होगा वो ए कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होगा। इसी तरह जो है जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रेशो होती है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अब जो परपेंडिकुलर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ए वाई है और जो हाइपोटेन्यूज है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ए वाई ओवर ए इज इक्वल टू ये आपके पास साइन ऑफ थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे ए वाई डिटरमाइन करना बहुत आसान है, हम ए को उठा के इधर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। हमारे पास अगर कोई वेक्टर ए दिया जाए और हमें उसकी मैग्नीट्यूड दे दी और उसका हमें एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल दे दिया, तो हम उसके लिए जो ए एक्स और ए वाई यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो आराम से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दीज इक्वेशंस कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। अच्छा, उसके बाद अगर इसका रिवर्स अगर करना चाहें कि अगर हमें क्या दिया जाए, अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बता दिए जाएं कि अगर हमें ए एक्स और ए वाई बता दिया जाए तो फिर हम ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसकी जो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाली जो एंगल है वो भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि अगर आपको ये पता है कि ओ एम का और एम पी का पता है, यानी आपको ए एक्स और ए वाई को आप जानते हैं, तो आप परपेंडिकुलर और बेस को जानते हैं, अपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। आपको पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लें तो वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ जाता है। यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और उसका अंडर रूट लेंगे तो आपको ये हाइपोटेन्यूज यानी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि इसका एंगल निकाल लेंगे कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। आपको पता है कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ए वाई है और बेस जो है ये ए एक्स है। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। अच्छा, फिर आगे चलते हैं हम पोजीशन वेक्टर की तरफ। देखें, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें आपके पास दो एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस। इसमें एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ए व बी है। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास ओ बी वेक्टर है इसका जो प्रोजेक्शन है अलोंग द एक्स एक्सिस वो आपके पास ये ए है और इसका जो प्रोजेक्शन है अलोंग द वाई एक्सिस वो ये आपके पास बी है। ये जो आपने ये पोजीशन वेक्टर जो है इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ये जो आपके पास ओपी है
इसको हम आर पोजीशन वेक्टर कहेंगे क्योंकि इसकी जो टेल है वो ओरिजिन पे है, तो उसकी को जिसकी वेक्टर की टेल ओरिजिन पे होती है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अच्छा, अब जब हमें क्या कोई पोजीशन वेक्टर दिया हो और हमें पता हो कि वो उसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन-सा पॉइंट है, कहाँ तक वो है आपके पास ओरिजिन से चल के जाता है, तो हम आराम से उसके सिर्फ़ ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी मदद से हम वो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। आपको पता है कि ये ए अलोंग द एक्स एक्सिस है, ए आई कैप, और बी अलोंग द वाई एक्सिस है, तो बी जे कैप। अच्छा, अब इसका मतलब है आपको ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब बिल्कुल जैसे आपके पास हमने पहले किया कि ये आपके पास ए वेक्टर था, हमें पता चल गया कि ये ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप के इक्वल है। हमने इसकी मैग्नीट्यूड देखें कैसे निकाली थी। हमने ए एक्स का स्क्वायर किया था, ए वाई का स्क्वायर किया था और उसका अंडर रूट लिया था। यहाँ पे भी जो उसका एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, वो आपके पास ए है और जो उसका वाई कंपोनेंट है वो बी है। ये एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अच्छा, अब इसी तरह जब आपके पास जो है कोई पॉइंट जो है वो कोई पोजीशन वेक्टर जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में होगा, जहाँ स्पेस में होगा, जहाँ पे आपको 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़रूरत होगी। तो वहाँ पे जो पॉइंट है उसके जो है कोऑर्डिनेट्स वो 3 तरह बताए जाएँगे। ये पहला जो आपके पास ए है, उसका एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस है, ये बी उसका वाई के लॉन्ग और सी उसका जेड के लॉन्ग डिस्टेंस है। आर पोजीशन वेक्टर विल बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अच्छा, अब यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह जो है आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली जा सकती है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, उनको ऐड किया और उसका अंडर रूट ले लिया। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।